हेलो गाइस, आई एम दीपक यादव फ्रॉम शिक्षण अकेडमी। मैं आप सभी को अपने यूट्यूब एजुकेशन चैनल पे सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए फिर से लेके यहाँ पे उपस्थित हूं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसको हम बोलते हैं नई शिक्षा नीति 2020 में जो लागू हुई है। अभी इसका मान लो जो भी नई शिक्षा नीति 2020 जिसको हम NEP बोलते हैं, NEP की वो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो मंजूरी दे दी है, इसको उन्होंने ये बिल पास कर दिया है। अब मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल और IB मंत्री जो थे IB मंत्री प्रकाश जावड़ेकर 29 जुलाई को शाम 4 बजे मीडिया को ये जानकारी दी थी इस नीति के बारे में। शिक्षा जो हमारी नई नीति आई है, नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में जानकारी दिया था, उन्होंने घोषणा किया। नई शिक्षा नीति के घोषणा के साथ ही मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय जो MHRD था, उसका नाम भी बदलकर इन्होंने शिक्षण मंत्रालय कर दिया, जो बहुत ही अब क्या हो गया, आसान हो गया। इतने बड़े नाम की बजाय छोटा सा क्या रख दिया, शिक्षा मंत्रालय। अब देखो, ये जो हमारी जो पॉलिसी आई है ये लगभग 34 वर्ष के बाद भारत देश में चेंज हुई है। पहले जो शिक्षा नीति थी, अब 34 वर्षों के बाद शिक्षा नीति चेंज होने जा रही है। देखो, कहते हैं जब किसी देश में अगर क्या चेंज करना हो, कोई बड़ा बदलाव करना हो, ठीक है, कोई बड़ा चेंज करना हो, तो सबसे पहले हमें शिक्षा नीति को वहाँ पे चेंज करना चाहिए। अब जो है इस शिक्षा नीति की शुरुआत हो गई है। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने, आपको मैंने बताया 29 जुलाई को शाम को 4 बजे इस नई शिक्षा नीति की घोषणा की थी। इसलिए हम आज सबको यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। पिछले मान लो एक वीडियो मैंने और बनाया था, उसमें वो बहुत डिटेल में नहीं बता पाया था, लेकिन आज मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा विश्लेषण करके आपको बताने जा रहा हूँ। आज हम आपको बताएंगे कि देश के तमाम छात्रों और उनके परिवारों और उनके माता पिता के जीवन में अब क्या क्या यहाँ पे बदलाव आने वाले हैं, क्या क्या चेंज होने वाले हैं। छात्रों के जीवन में तो आएंगे ही, उनके परिवार में भी, उनके माता पिता के जीवन में भी चेंज आने वाले हैं। अगर आप छात्र हैं या किसी छात्र के माता पिता हैं, तो ये हमारी सारी जानकारियाँ ध्यान से सुने और समझे इसको। तो देखो, यहाँ पे हम आपको एक बड़ा बदलाव बताने जा रहे हैं। देखो, इसका नई शिक्षा नीति का सबसे पहले हम एम देख लेते हैं। इंडिया अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। इंडिया को क्या करना है, हमें एक ग्लोबल सुपर पावर बनाना है, नॉलेजेबल। आगे ये देखो, जो न्यू शिक्षण एकेडमी था, ये हमारा मान लो इसी साल से लागू होने वाला था, लेकिन जो कोरोना का आउटब्रेक हुआ है, इसकी वजह से थोड़ा डिले हो चुका है और गवर्नमेंट में ये पॉलिसी न्यू सेशन में ये अप्लाई करने का प्लान किया। हो सकता है इसमें हो सके अगर बिल पास हो जाए, या फिर 2021 वाले में लागू कर दिया जाएगा इस पॉलिसी को। तो यहाँ पे देखते हैं आज हम कौन से बड़े बदलाव किए गए हैं। अब तक देखो, भारत में जो व्यवस्था थी 10+2 के फॉर्मेट में चलती थी, मतलब 10वीं और 12वीं इस फॉर्मेट में चलती थी, लेकिन अब इसे बदल कर 5+3+3+4 मतलब 5+3+3+4 के फॉर्मेट में बदल दिया गया है। कुछ इस तरह बदल दिया गया है। अब देखो, इसके पहले जो स्कूल के मान लो 5 वर्ष, अब इसमें ऐसा होता है, जो 5 दिख रहा है आपको, ये 5 वर्षों में क्या है, ये 5 वर्ष हैं। स्कूल के पहले 5 वर्षों की पढ़ाई ना फाउंडेशन स्टेज में मानी जाएगी। ये 5 वर्षों की पढ़ाई फाउंडेशन स्टेज में मानी जाएगी। फाउंडेशन स्टेज मतलब यानी कि इस दौरान छात्रों के लिए मजबूत नींव की तैयारी की जाएगी, मतलब उनके छात्रों के जो नींव हैं उनको मजबूत किए जाएंगे। उसके बाद इसका करिकुलम जो है कौन तैयार करेगा, NCERT द्वारा तैयार किया जाएगा। जो भी मान लो इस 5 वर्षों का जो करिकुलम है वो NCERT तैयार करेगा। और इसमें प्री प्राइमरी, इसमें देखो 3 साल के मान लो 5वें वर्ष में क्या होगा, जैसे 5वां वर्ष है, इसमें 3 साल जो होगा वो क्या होगा, प्री प्राइमरी का होगा। प्री प्राइमरी के 3 साल होंगे और कक्षा 1 और 2 के मिला के ये 2 साल हो गए। कक्षा 1 का 1 साल और कक्षा 2 का 1 साल, दोनों 2 साल। 3 साल प्री प्राइमरी के, जो भी आपका होता है मान लो प्री प्राइमरी, सीनियर KG, जूनियर KG, इस तरह से 3 साल। उसके बाद कक्षा 1, कक्षा 2, इस तरह से 5 साल होंगे। तो इस यहाँ पे
इसके तहत बच्चों को क्या किया जाएगा, मान लो बच्चों को साथ साथ में खेलकूद और अलग अलग गतिविधियों के जरिए उनमें पढ़ाई कराई जाएगी। इनके अंदर यहाँ पे इनकी जो न्यूमरेशन है उसको मजबूत किया जाएगा। मतलब देखो इसमें बच्चों का क्या होने वाला है, अलग अलग एक्टिविटीज़ भी कराई जाएगी। तो किताबों का जो बोझ है वो पहले जितना नहीं रहेगा, पहले जितना किताबों का बोझ नहीं रहने वाला, छोटे बच्चों में थोड़ा कम हो जाएगा। और शिक्षा के यात्रा को अब जो मान लो एक कौन शुरू कर सकते हैं, अब जो छोटे बच्चे हैं स्कूल में जाएंगे तो इस यात्रा को शुरू कर सकेंगे। अब वो बहुत ही किस्मत वाले हैं जिनको इस तरह की शिक्षा मिलने वाली है अब से। इसके बाद जो 5 साल हो गया, उसके बाद 5+3+ इस तरह से था, 3+4। इसके बाद जो ये 3 वर्ष हैं, इस 3 वर्ष में मतलब क्या किया जाएगा, कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई की जाएगी। कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई के दौरान छात्रों को उनके भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। मतलब इस कक्षा 3 से 5 में उनको छात्रों को परिचय दिया जाएगा अलग अलग विषय का, जैसे विज्ञान का, गणित का, कला का, सामाजिक विषय और जैसे विषयों का यहाँ पे क्या किया जाएगा, परिचय कराया जाएगा। आगे के जो 3 हैं, ये जो 3 साल हैं, इसको हम बोलते हैं मिडल स्टेज। इनको मिडल स्टेज माना जाएगा और इसमें कक्षा 6 से 8 तक बच्चे शामिल होंगे। इस स्टेज में छात्रों को पाठ्य तय किया गया जो पाठ्यक्रम होगा, मतलब यहाँ पे चैप्टर्स निर्धारित किए जाएंगे, वो यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। इनके अनुसार कक्षा इसके बाद जो होगा, ये जो लास्ट का 4 साल है, इसमें 9 से 12, ये 9 से 12 के बच्चों के लिए है। 9 से 12 के बच्चों का आखिरी, इसको हम बोलेंगे लास्ट स्टेज, ये आखिरी स्टेज होगा। इसमें 4 साल की स्टेज होगी ये। इसमें छात्रों में किसी विषय के प्रति बहुत ही गहरी समझ पैदा की जाएगी। मतलब कोई एक विषय के प्रति बहुत ज़्यादा गहरी समझ, यानी कि विश्लेषण क्षमता को उनके बढ़ाया जाएगा और उन्हें जीवन में बड़े लक्ष्य को डिसाइड करने के लिए मोटिवेट किया जाएगा। उनको यहाँ पे विश्लेषण के लिए मोटिवेट किया जाएगा। परंतु यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि देखो पहले कैसा होता था, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें है। पहले जो हम मान लो 10वीं के बाद यहाँ पे स्ट्रीम स्टार्ट हो जाता था, स्ट्रीम सिस्टम। मतलब कोई साइंस लेता था, कोई आर्ट्स लेता था, कोई क्या लेता था, केमिस्ट्री, मान लो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इस तरह से 3 स्ट्रीम होती थी। अब ये स्ट्रीम सिस्टम यहाँ पे ख़त्म होने वाला है। स्ट्रीम सिस्टम क्या हो जाएगा, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। स्ट्रीम सिस्टम जब ख़त्म हो जाएगा तो कैसा होगा, तो देखो इसमें ऐसा होगा, भारत मान लो कि कोई आर्ट्स का विद्यार्थी है, उसको साइंस में रुचि आती है, मान लो केमिस्ट्री पढ़ना चाहता है, फिजिक्स पढ़ना चाहता है, मैथ्स पढ़ना चाहता है, तो वो पढ़ सकेगा। बट इसके लिए एक पूल तैयार किया जाएगा। उस पूल में अलग अलग सब्जेक्ट मान लो दिए रहेंगे, विषय दिए रहेगा। अगर उसके पूल में मानो अगर कोई चलो साइंस का विद्यार्थी है, उसको इतिहास में इंटरेस्ट आ गया, अब उसने वो पूल चूज़ किया है जिसमें साइंस भी है, इतिहास भी है, मतलब केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है, या और जो सब्जेक्ट होते हैं वो है उसके पूल में, तो ही वो उसको पढ़ पाएगा। उस पूल को उसे चूज़ करना पड़ेगा, चुनाव करना पड़ेगा, तब वो पढ़ पाएगा, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे ये बात होती है। आगे जैसे बात करें विज्ञान के, मान लो अगर इसमें पूल में विज्ञान के छात्र को, जैसे मैंने बताया, इतिहास में रुचि आ गई तो पूल में दोनों विषय शामिल होंगे, तो ही वह छात्र दोनों विषय की पढ़ाई कर सकता है। आगे जो तीसरी महत्वपूर्ण बातें है कि 5वीं कक्षा की जो पढ़ाई है वो मातृभाषा में होगी तुम्हारी। 5वीं तक की, जैसे प्री प्राइमरी से लेके 5वीं तक की जो पढ़ाई होगी वो आपकी होने वाली है यहाँ पे किसमें, अपनी मातृभाषा में, आपके स्थानीय भाषा या आपकी राष्ट्रीय भाषा में होने वाली। यहाँ पे मतलब अंग्रेजी की जो पढ़ाई की अनिवार्यता था वो समाप्त हो जाने वाली है। अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवार्यता यहाँ पे समाप्त हो जाएगी। मान लो जो बोलते थे कि मुझे अंग्रेजी ही मतलब पढ़ाना है, अंग्रेजी ही पढ़ाना पड़ेगा बच्चों को, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होगा यहाँ पे। आगे बात करें आगे जो है, अब यहाँ पे जो 6ठी क्लास के मान लो जो बच्चे होते थे, 6ठी क्लास के जो बच्चे हैं उनको अभी से मान लो जैसे 6ठी में आ गए ना, उसके बाद मान लो 6ठी से उसके बाद में कंप्यूटर कोडिंग सीखने का मौका मिलेगा उनको। कंप्यूटर कोडिंग, जैसे अभी मान लो जो दूसरे देश थे, अमेरिका ये सब क्या हैं, बहुत आगे हैं हमसे, भारत से,
तो अभी यहाँ के बच्चों को भी ऐसी शिक्षा मिलने वाली है जिससे भारत के भी बच्चे आगे बढ़ सकेंगे, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकेंगे या फिर हर एक चीज़ जो चीज़ें होती हैं उसमें। और कक्षा 6 के छात्रों को मान लो अगर कोई इंटर्नशिप करना चाहता है, जैसे उसको कला में बहुत रुचि है, आर्ट्स में रुचि है, मान लो कुछ पेंटिंग करना चाहता है, डांसिंग करना चाहता है, तो उसको एक पर्टिकुलर मान लो सिखाने के लिए भेजा जाएगा, ठीक है। तो इंटर्नशिप भी वो कहीं जाके किसी मान लो जो कहीं जाके सीख सकता है किसी के साथ, अनुभवी के साथ, जिससे उसको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगा। अब जो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बातें है, कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को यहाँ से सेमेस्टर सिस्टम से परीक्षाएं जो होगी वो ली जाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो एक साल में 2 परीक्षाएं होंगी, सेमेस्टर सिस्टम से परीक्षाएं होने वाली हैं। एक साल में 2 परीक्षाएं यहाँ पे होने वाली हैं। अब उन दोनों परीक्षाओं का बाद में मूल्यांकन करके मार्क्स जोड़ के एक साल का रिजल्ट बनाया जाएगा, इस तरह से। और देखो जो मान लो यहाँ पे एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, जो मान लो अब बहुत ज़्यादा होशियार बच्चे हैं, उनके लिए भी अलग से कुछ वहाँ पे बदलाव किए जाएंगे, उनके लिए अलग व्यवस्था रखा जाएगा, ठीक है। इस तरह से होने वाला है। आगे बात करें अगर हम यहाँ पे 360 सिस्टम यहाँ पे लागू होगा रिपोर्ट कार्ड में। स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट में देखो, अब स्टूडेंट अपना खुद का मूल्यांकन करके जो रिपोर्ट बनता है उसमें अपना खुद का मूल्यांकन करके लिखेंगे, फिर उनके साथ पढ़ने वाले जो होंगे उनके क्लासमेट्स मूल्यांकन करेंगे और उनके पढ़ाने वाले टीचर्स, इस तरह 3 लोगों का मूल्यांकन करके उनका रिपोर्ट कार्ड बनने वाला है। ई कंटेंट जो होगा रीजनल लैंग्वेज में होगा, वो मैंने आपको बता दिया। और जो यहाँ पे दिव्यांग होंगे, जो मान लो दिव्यांग लोग होते हैं, उनके लिए भी एजुकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाएंगे जिससे वो ईजिली पढ़ सकें। और मान लो जो हायर क्लास के बच्चे हैं उनमें क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड जो भी अलग अलग एप्लीकेशंस होंगे, अलग अलग टीवी चैनल्स होंगे, वहाँ से पढ़ाई की जाएगी। अब कॉलेज की बात करें, देखो ग्रेजुएशन में देखो यहाँ पे मल्टीपल एग्जिट यहाँ पे देखो अभी जो कॉलेज में किसी को क्या लेना है, मान लो एडमिशन लेना है, ठीक है, किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपके मार्क्स कम हैं तो आपको एडमिशन नहीं मिलता था। 12th में मार्क्स कम हो, परसेंटेज नहीं बनता था तो एडमिशन नहीं मिलता था। बट अभी एनटीए यहाँ पे शायद एग्ज़ाम, यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, आपका कॉमन टेस्ट यहाँ पे एग्ज़ाम होता होगा, जो भी एनटीए यहाँ पे कंडक्ट करेगी, हो सकता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये करे या फिर दूसरी कोई एजेंसी करे। तो यहाँ पे आपका कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम हो सकता है, जिससे आप क्या कर सकते हो, आप सपोज़ इस कॉमन टेस्ट मान लो इसमें एग्ज़ाम में पास हो गए, मार्क्स आ गए, कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स आ गए, तो आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। इस तरह से होगा, 12th में मार्क्स जोड़ के ले सकते हो। अब देखो आगे जो है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्रोग्राम, ये क्या है, सपोज़ आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया, अब आपको कोई प्रॉब्लम की वजह से क्विट करना है, आगे नहीं पढ़ सकते, तो अगर आपने 1 साल तक पढ़ा तो आपको सर्टिफिकेट कोर्स दिया जाएगा, 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स। 2 साल किया आपने तो आपका डिप्लोमा कोर्स दिया जाएगा, डिग्री। 3 साल का आपने कर लिया तो आपको बैचलर डिग्री मिलेगी। सपोज आपने कोई कोर्स किया 4 साल का, तो आपको बैचलर डिग्री के साथ यहाँ पे रिसर्च भी मिलेगा आपको, इस तरह से आएगा। और अब ये जब मान लो आपने 1 साल में निकल गए तो आपके लिए एक यहाँ पे स्टोर क्रेडिट मान लो एकेडमिक बैंक बनाया जाएगा, जो सभी के सभी क्या होगा, ऑनलाइन होगा सब। उसके लिए आपका स्टोर जो है मान लो क्रेडिट है वो स्टोर करके रख दिया जाएगा। आप सपोज 3-4 साल बाद फिर से आप सेकंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका वो क्रेडिट रहेगा, आप सेकंड ईयर से स्टार्ट कर सकते थे। और यहाँ पे मल्टीपल एग्जिट डिग्री कोर्सेज टू है मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन, मैंने बता दिया आपको, ये कंप्लीट यहाँ पे। तो इस तरह से होने वाला है। और देखो अलग अलग यहाँ पे मान लो जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने कैंपस को सेटअप्स करेंगे, अलग अलग कंट्री से आके यहाँ अपने इंडिया में अपने कैंपस सेटअप्स करने वाले हैं। और मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो क्या होंगे यहाँ पे, जैसे IITs होती हैं, ये क्या कंडक्ट करती हैं, ओनली इंजीनियरिंग वाले को पढ़ाती हैं। बट अभी ऐसा होगा इंजीनियरिंग के साथ साथ वहाँ पे आर्ट्स के भी क्लासेस चलेंगे, ठीक है, ह्यूमैनिटीज़ के भी चलेंगे। इस तरह से जैसे वो साइंस का मान लो मेल जोल करके वो और आगे बढ़ सकते हैं, आर्ट्स वाले भी। इस तरह से होने वाला है यहाँ पे। तो मानव संसाधन का नाम भी चेंज कर दिया गया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम चेंज करके शिक्षा मंत्रालय रख दिया है।
तो इतनी चीज़ें थी, आगे जो नॉलेज आएगा आपको बताते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू एवरीवन।